तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। ओके, आज हम लोग प्रोकैरियोट्स को कंटिन्यू करेंगे एंड देन इसको ख़त्म करके हम लोग स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो इंक्लूजन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं एंड दीज आर यूनिक टू बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, सो ये प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। दीज आर यूनिक टू बैक्टीरिया। सिंस ये प्रोकैरियोटिक सेल में है तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं होगा ये, तो नॉट सराउंडेड by any membrane और इसका फंक्शन क्या है? तो इट स्टोर्स रिजर्व फूड। ओके, इट स्टोर्स रिजर्व फूड। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो फर्स्ट वन इज phosphate granules, then we have cyanophycin granules, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। देन वी हैव ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ओके, देन इसके बाद आता है गैस वैक्यूल्स। ओके, तो ये फॉर्म जो होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैस वेसिकल्स। ओके, बहुत सारे छोटे छोटे गैस वेसिकल्स जो है वो फ्यूज़ करके गैस वैक्यूल्स बना देंगे। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि इट प्रोवाइड्स buoyancy, which means ability to float. इसके एग्जाम्पल्स ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो इट इज़ प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, तो ये था हमारा इंक्लूजन बॉडीज़। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्राम स्टेनिंग। ओके, तो सबसे पहले तो ग्राम स्टेनिंग जो है इट वाज डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम। ओके, ये होता क्या है? इट्स अ डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक which is used to classify bacteria into gram positive एंड ग्राम नेगेटिव। ओके, ग्राम पॉजिटिव जो होगा वो पर्पल कलर का होगा एंड ग्राम नेगेटिव जो होगा वो पिंक या रेड कलर का होगा। अभी हम लोग देखेंगे ये क्या होता है। एंड एक चीज़ को ध्यान में रखने की बात है कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है इट डिपेंड्स mainly on structure of bacterial cell wall। ओके, अब हमें पता है ऐसा एक एक्सेप्शन क्या हो सकता है। इसका एक एक्सेप्शन हो सकता है माइकोप्लाज्मा। सिंस इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है तो ये जो ग्राम स्टेनिंग है इसको स्टेन नहीं कर सकते इस प्रोसेस से। ओके,
अब हम लोग ग्राम स्टेनिंग के स्टेप्स देखेंगे। पहले तो हम लोग एक ग्लास स्लाइड पे बैक्टीरियल स्मीयर बना देंगे। ओके, ओके, ये ग्लास स्लाइड था हमारा, इस पर हमने बैक्टीरिया को स्मीयर बना लिया। ओके, देन इसके बाद हम लोग इस स्लाइड को स्टेन करेंगे, स्टेन्ड विथ क्रिस्टल वायलेट। ओके, क्रिस्टल वायलेट, ये क्रिस्टल वायलेट जो है ये हमारा प्राइमरी स्टेन है। इसके बाद ये होगा, इसको स्टेन करेंगे जो इस ग्लास स्लाइड को क्रिस्टल वायलेट से, तो ये होगा। इसके बाद ऑल बैक्टीरिया बिकम्स पर्पल। ओके, देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसमें हम लोग इसमें आयोडीन यूज़ करेंगे। आयोडीन क्या होता है, इसको ये एक मॉर्डेंट होता है। मॉर्डेंट मीन्स फिक्सिंग एजेंट। ओके, हसीन से इसके बाद हमने पहले क्रिस्टल वायलेट यूज़ किया, देन आयोडीन यूज़ किया, तो फिर अब ये बन गया CVI कॉम्प्लेक्स। CVI क्या होगा, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ओके, ये CVI कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होगा, उसके बाद हम लोग इसमें एल्कोहल डालेंगे। एल्कोहल एज अ डीक्लराइज़र एक्ट करता है, मीन्स ये इसके कलर को रिमूव करेगा। ओके, देन एल्कोहल जो जब हम इस पे डालेंगे तो फिर हमें दो चीज़ें दिखेंगी। ओके, मतलब दो टाइप के बैक्टीरिया में मिल जाएंगे अभी। एक होगा ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होगा ग्राम नेगेटिव। ये जो स्लाइड था हमारा ग्लास स्लाइड, इस पे कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो पर्पल करके रह जाएंगे, एंड कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो कलरलेस हो जाएंगे। ओके, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल हो जाएंगे, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो कलरलेस रह जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस ग्लास स्लाइड को काउंटर स्टेन करेंगे। काउंटर स्टेन विथ सैफरनिन। ओके, सैफरनिन। इसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये तो पर्पल ही रह गया, बट ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो पिंक है या रेड कलर के हैं। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि इसने स्टेन लिया क्यों, ऐसे रिटेन क्यों करा स्टेन को, क्योंकि ये थिक, इसका जो पेप्टिडोग्लाइकन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, तो ये रिटेन कर लेता है CVI को, रिटेन्स CVI ड्यूरिंग alcohol
डीकलराइजेशन, ओके। एंड ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल जो होगा वो हो जाएगा हमारा लैक्टोबैसिलस। देन इसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसका जो होता है थिन पेप्टिडोग्लाइकैन होता है, तो ये कोई भी स्टेन को ये रिटेन नहीं करता ड्यूरिंग अल्कोहल डिक्लराइजेशन। एंड इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई, ओके। तो यहाँ पे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो कंप्लीट हो गया एंड हम लोग अब मूव करेंगे यूकैरियोटिक सेल की तरफ। उसके पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, ओके। तो प्लांट सेल्स जो है दीज आर जनरली larger than animal cells, okay। एंड एनिमल सेल में क्या लिखेंगे फिर? these are smaller in size। प्लांट सेल्स में क्या होता है, इनके पास सेल वॉल होता है, इट हैज़ सेल वॉल। एंड एनिमल सेल में क्या लिखेंगे फिर कि सेल वॉल इज एब्सेंट। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल्स के बाद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल्स के पास स्मॉल वैक्यूल होता है, ओके। प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट होता है एंड एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ओके। देन हम लोग अब बात करेंगे अगर यूकैरियोटिक सेल्स के। देन इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ओके। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि थिन इलास्टिक membrane which surrounds the cell, okay। ये selectively permeable होता एंड इसमें एक पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि केमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑन RBCs helped the, wait a second, helped the scientists to deduce possible structure of plasma membrane, ओके। अब हमने जो RBCs पे स्टडी किया था तो उसका मेम्ब्रेन का जो क्या कंपोजिशन है वो देख लेते हैं। तो RBC मेम्ब्रेन हैज़
52% जो होते हैं इनके पास प्रोटीन्स होते हैं एंड अराउंड 40% जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं। ओके, अब हम लोग देखें तो ये लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स आर arranged in a bilayer such that non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment। ओके, अब हम लोग अगर लिपिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये पोलर हेड है, ओके, जो कि हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लिविंग, एंड ये टेल है नॉन पोलर, जो कि हाइड्रोफोबिक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे membrane also has proteins and carbohydrates बट मेजरली जो इनके पास होता है मेम्ब्रेन में वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। ओके, देन हमारे पास जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, अब हम लोग ट्राई करेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का। तो ये जो हम बना रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड है। ओके, ये हमारा हो गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देन हमारे पास ये जो हैं ये प्रोटीन्स हो गए। रेड कलर से हमने कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया है। देन हमारे पास कुछ कोलेस्ट्रॉल्स भी होते हैं। तो ये जो है ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है। ये रेड कलर से जो हमने बनाया है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है। ओके, एंड सिंस ये देखो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये तुम्हारा इसके साथ लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को
हम लोग कह सकते हैं ग्लाइकोलिपिड, ओके, ग्लाइकोलिपिड। वैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है ये तुम्हारा प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइको प्रोटीन। देन अगर हम लोग प्रोटीन्स को देखेंगे तो ये सारे प्रोटीन्स हैं, ये बाहर की तरफ है तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ओके। अब हम लोग इसके बारे में और देखें तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि लिपिड्स जो है वो बाइलेयर में अरेंज्ड है। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेजर लिपिड है, मेजर लिपिड इज फॉस्फोलिपिड, जिसका एक मेजर एग्जाम्पल है लेसिथिन। देन हमने देखा कि मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी है, तो कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन को, एक्ट्स एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, तो कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइजेस मेम्ब्रेन। इसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास प्रेजेंट थे यहाँ पे, आउटर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस, ओके। एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो दो सरफेस के साथ अटैच्ड थे, तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड्स के साथ रहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ओके। एंड अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ है तो फिर इसे हम लोग बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन, बस नाम याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन्स को देखें अगर, तो प्रोटीन्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, and second one is intrinsic protein, intrinsic प्रोटीन। इसका बेसिस ये क्या है, तो बेसिस ये है कि ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो हम लोग अगर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को देखें तो इन्हें, क्योंकि ये बाहर में है तो इन्हें पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, एंड एज द नेम सजेस्ट इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। These are easy to extract देन हम लोग देखें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को, तो इन्हें हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। ये या तो टोटली बरीड होंगे या पार्शियली बरीड भी होंगे, टोटली और partially buried in membrane, ओके। अब यहाँ पे देखना ये है कि टोटली बरीड प्रोटीन्स जो था
जो कि हमारा ये वाला था टोटली बरीड। ओके, ये प्रोटीन जो था इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन। ओके, ट्रांसमेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन। तो ये ध्यान में रखना है कि इंट्रिंसिक प्रोटीन है जिसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। ये या तो टोटली बरीड होगा या पार्शियली बरीड होगा मेम्ब्रेन में। ओके, बट ये जो टोटली बरीड वाला है इसको, इस स्पेसिफिक प्रोटीन को हम लोग या तो ट्रांसमेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन कहते हैं। एंड ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है, दीज आर डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। और अगर हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना ही है तो इसके लिए हम लोग डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। ओके, अब हम अगर देखें कि नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, तो नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये है क्वासी फ्लूइड, मीन्स सेमी फ्लूइड। ओके, क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड। एंड इसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं, जो कि हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, फ्लूइड इसलिए क्योंकि इनमें लिपिड्स हैं, एंड मोज़ेक क्योंकि मीन्स पैचेस होता है इसका मतलब। तो और हमने देखा है कि प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेड होके पैचेस की तरह ही प्रेजेंट हैं इसमें, तो प्रोटीन्स के पैचेस हैं, इसलिए मोज़ेक मॉडल। ओके, एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन है जो कि है एबिलिटी टू मूव within the membrane is measured as its fluidity। ओके, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर जितना ईजिली मूव करेगा वो इतना ज़्यादा फ्लूइड होगा, फ्लूइड नेचर का होगा। देन अब हम लोग मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो मूवमेंट्स को देखेंगे कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैसे मूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ रोटेशनल मूवमेंट। ओके, जैसे इसमें अगर ये लिपिड्स हैं तो ये ऐसे रोटेट होंगे। ओके, तो ये रोटेशनल मूवमेंट जो है वो लिपिड्स में भी होता है प्रेजेंट एंड प्रोटीन्स में भी होता है। देन इसके बाद अगर हम लोग देखें लैटरल मूवमेंट, तो फिर ये पे जैसे ये देखो, तो ये साइड फेस मूव करते हैं। ओके, लैटरल मूवमेंट भी दोनों में होता है, लिपिड्स में भी होता है एंड प्रोटीन्स में भी होता है। थर्ड वन इज़ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ओके, इसमें देखो हमने बाइलेयर जो था लिपिड का वो बनाया है। ओके, तो इसमें होगा ये ऐसे एंड ये ऐसे मूव करिएगा। ओके, तो ये इसके बारे में अगर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को हम देखेंगे तो लिपिड्स में प्रेजेंट होता है, बट ये रेयरली ही प्रेजेंट होगा। ओके, एंड प्रोटीन्स में एब्सेंट होता है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो प्रोटीन्स में एब्सेंट होता है। द नेक्स्ट अगर हम देखें फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो फिर हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लूइड नेचर का होता है। तो फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन helps in cell growth, cell division
secretion, endocytosis, formation of intercellular junctions. ओके, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये सब तभी पॉसिबल है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो फ्लूइड नेचर का है. ओके, देन इसके बाद हमारे पास मेजर 2 फंक्शंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. ओके, मेजर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट. ओके, अब हम लोग अगर देखें तो ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा. इसी को हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सिंस ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्स एनर्जी. ओके, इसका एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सोडियम पोटेशियम पंप. ओके, सोडियम पोटेशियम पंप में हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसमें 3 सोडियम आउट बाहर जाता है एंड 2 पोटेशियम इन्स. ओके, 2 पोटेशियम इन. देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें मूवमेंट जो है इट इज़ अलोंग द concentration gradient. Movement is along the concentration gradient. ओके, इसका ये मतलब ये हुआ कि इट इज़ फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सिंस ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी. इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी. ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का हो सकता है, सिंपल डिफ्यूज़न या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. सिंपल डिफ्यूज़न में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट्स जो हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स पास थ्रू लिपिड बाइलेयर. ओके, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में हम लोग ये लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स जो है एज पोलर मॉलिक्यूल्स कांट पास थ्रू नॉन पोलर रीजन. So
they require channel या carrier proteins. ओके, तो दो टाइप का ट्रांसपोर्ट था हमारे पास, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें ये रखना है कि मूवमेंट इज़ अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट इज़ अलोंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाएगा तो एनर्जी हमें चाहिए ही होगी. बट पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये था कि मूवमेंट इज़ अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, तो इसमें एनर्जी नहीं चाहिए थी. ये दो टाइप का था, सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं वो तो लिपिड बाइलेयर के थ्रू पास कर जाएंगे, बट पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नॉन पोलर रीजन से पास नहीं कर सकते, तो उनके इसके लिए हमें चाहिए होगा चैनल या फिर कैरियर प्रोटीन्स. ओके, देन हमारे पास दूसरा टाइप का ट्रांसपोर्ट है जो कि है बल्क या वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. ओके, ये दो टाइप का होता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. ओके, फर्दर एंडोसाइटोसिस भी दो टाइप का होता है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. ओके, फैगोसाइटोसिस क्या होता है? तो फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग. ओके, सेल कुछ भी ईट कर लेगा. पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग. एंड अगर एक्सोसाइटोसिस देखें तो इट इज सेल फॉर्मेटिंग. ओके, तो आज के लिए इतना ही. देन अब हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे एंड देन क्वेश्चंस करेंगे. तो यूकैरियोटिक सेल्स. The eukaryotes include all the protists and plants, animals and fungi. In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. Okay, membrane-bound organelles present हैं, इस वजह से ही extensive compartmentalization हो रहा है इसमें. Then eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. Okay, इसलिए ये eukaryotic है, true nucleus. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures, जो कि हम लोग आगे वाले क्लासेस में पढ़ेंगे. Their genetic material is organized into chromosomes. Okay, all eukaryotic cells are not identical. Plants and animal cells are different as the former possess cell walls, plastids, and a large central vacuole which are absent in animal cells. हमने difference दोनों के बीच में कर रखा है. On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cells. Okay, then हम लोग अगर cell membrane देखें, the detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950s. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human blood cells (RBCs), enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. ये लाइन हमने नोट्स में लिखी है. These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. The major lipids are phospholipids that are arranged in a bilayer. Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer sides and the hydrophobic tails towards the inner part. Okay, this ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. Okay, in addition to phospholipids, membrane also contains cholesterol. कर रखा है हमने ये डायग्राम में भी. Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possess proteins and carbohydrates. The ratio of proteins and lipids varies considerably in different cell types. In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipids. Okay, ये याद रखना है कि 52% प्रोटीन्स हैं एंड 40% जो है वो लिपिड्स है. ओके, Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral. Peripheral protein lies on the surface of membrane, while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane. An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972,
जो कि वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ओके, डिस्कवर्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, ओके. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movements of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. Okay. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन. ये हमने फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कर रखा है. One of the most important functions of the plasma membrane is the transport of molecules across it. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Okay. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called as passive transport. पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती एंड ये अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है. न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज़ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर. ओके. वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ओके. इसको बस एक स्पेशल टर्म ऑस्मोसिस दे दिया गया है, बट ये है डिफ्यूजन ही. As the polar molecule cannot pass through non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. इसी को हम लोग बोले थे facilitated transport. Okay. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to the higher concentration. And ये क्या था? Active transport. Such a transport is an energy-dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. इसका एग्जाम्पल था सोडियम पोटेशियम पंप. ओके. आज के लिए इतना ही. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक पे. Which of the following is characteristic feature of eukaryotic cells? Absence of membrane-bound organelles, ये प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर है. Presence of well-defined nucleus, यही हमारा आंसर है. यूकैरियोटिक सेल का फीचर 1 का बी. ओके. Then which of the following is present in plant cells but absent in animal cells? ओके. प्लांट सेल्स में हमारा क्या है? प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है. तो 2 का सी. A large central vacuole is characteristic feature of plant cells. ओके. 3 का सी. Centrioles are present in almost all animal cells. तो 4 का बी हो जाएगा. Eukaryotic cells show extensive compartmentalization of cytoplasm. Eukaryotic cells possess numerous membrane-bound organelles. Okay. Assertion भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो 5 का ए हो जाएगा. According to the fluid mosaic model, proteins can move laterally within the membrane because of its fluid nature. 6 का बी हो जाएगा. Which of the following is not a component of plasma membrane? Phospholipids हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, सेलुलोज नहीं है, प्रोटीन्स हैं. तो 7 का सी. मैच द फॉलोइंग है. तो फॉस्फोलिपिड है, इट फॉर्म्स बाइलेयर. ए का 2 किस किस में? ए का 2 इन तीनों में, ए बी एंड डी में. देन कोलेस्ट्रॉल जो है ओके प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन. बी का 1 हो जाएगा. ए का 2 एंड बी का 1 किस में है? ओके. ये भी तीनों में है. पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं वो एक सेकेंड. हाँ. पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये कम्प्लीटली या पार्टली बरीड होते हैं. तो सी का 4 हो जाएगा. सी का 4. ए का 2 बी का 1. ए का 2 बी का 1 सी का 4, जो कि आंसर हमारा डी हो जाएगा. 8 का डी. ओके. देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स? तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो देखना है. इंटीग्रल प्रोटीन्स लाई ऑन द सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन. इंटीग्रल मतलब एम्बेडेड है, तो ये गलत हो जाएगा. पेरिफेरल प्रोटीन्स आर टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन. पेरिफेरल प्रोटीन्स होता है वो आउटर सर्फेस पे होता है, ये भी गलत. पेरिफेरल प्रोटीन्स आर लूजली अटैच टू द मेम्ब्रेन सर्फेस, ये सही. 9 का सी. Osmosis is the movement of water across a selectively permeable membrane. Okay.
वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल, दोनों ट्रू है एंड रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो 10 का ए हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर्स, सिंपल डिफ्यूजन है तो फिर ये क्या होगा, अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, 11th का बी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एटीपी डिपेंडेंट होगा क्योंकि एनर्जी रिक्वायर होती है, तो 12 का सी। अब मैच तो फॉलोइंग है, सबसे पहले तो ऑस्मोसिस हम देख लेंगे, तो ये वाटर वाला ही होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बी का वन ए में है एंड बी में है, ओके। देन उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें रिक्वायर्स एटीपी, एक्टिव है तो एनर्जी चाहिए होगा, डी का फोर इसमें ये है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बट बाकी और भी दोनों ऑप्शंस को देख लेंगे। सिंपल डिफ्यूज़न है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन, ए का थ्री, बी का वन, तो फिर 13 का ए हो जाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हमारे पास एग्जाम्पल था सोडियम पोटेशियम पंप, तो फिर सोडियम हो जाएगा, 14 का डी। ध्यान में रखना है कि 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन, ओके। एंड 15 क्वेश्चन, अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूजिंग एटीपी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके, सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव्स मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो 15th का ए हो जाएगा, 15th का ए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।